बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत ये है कि कल एक तरफ फैसला ये आया कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब का जो हुक्मनामा था उसे मुअत्तल कर दिया गया। बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया गया। अंडरटेकिंग भी मांगी गई। 11 जनवरी को अब इसकी अगली समाअत भी होने जा रही है और 11 जनवरी को ही स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान साहब ने इजलास भी बुला लिया है। दूसरी तरफ वफाक के लोग ये राय रखते हैं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साल का इख्तिताम होने वाला है, लेकिन इस साल के इख्तिताम से पहले आप ये देखिए कि मुल्क में सियासी तौर पे कितना उतार चढ़ाव आया और उस सियासी उतार चढ़ाव का पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किस तरीके का असर पड़ा। अगर अब असेंबलियां तहलील की जाती हैं तो क्या नए इंतखाबात का मंजरनामा वज़ा हो जाएगा? असेंबलियों की तहलील से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो एतमाद का वोट लेना है, उसके नताइज क्या होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 187 मेंबर हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली, डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद किस दिन उस पर वोटिंग होगी, उसमें कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? अगर तमाम तहरीक जो है वो कामयाब हो जाती हैं, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और दूसरी तरफ एतमाद का वोट कामयाब हो जाता है, तो फिर मंजरनामा क्या होगा? और दूसरी तरफ अगर तहरीक एतमाद जो है वो नाकाम होती है, एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में ही है पंजाब असम्बली, तो फिर तहलील कब होगी? इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे पर बात करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली से कय्यूम अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बासी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अब्बासी साहब, एक तरफ बात ही हो रही है कि 11 जनवरी को इजलास तलब किया जाएगा, दूसरी तरफ वफाक ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब क्या पंजाब हुकूमत जो है एक ही दिन पे एतमाद का वोट और उसी दिन तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएगी या उसके लिए दिन अलग से मुख्तस किए जाएंगे? जी, जो आपने डेट पूछी है जो हमारी अदम एतमाद की या एतमाद के हवाले से, एक तो आपने डेट के बारे में सवाल किया और दूसरा आपका सवाल था कि आखिर ये वफाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, कोई न्यू एपिसोड हो ही नहीं है। ये तो अज़ल से ऐसा ही है कि ये पहले मिठाइयाँ बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, नारे मारते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद कोई इनको अकल की बात बताता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है भाई, को अकल के नाखन लो। कल से ये हर प्रोग्राम में शोर मचा रहे हैं, हमारी विन होगी, हम जीत के 23 को हमने देखे ना इनको डिज़ोल्व नहीं करने दिया, बच्चों की तरह शोर शराबा मचा। 23 को ना हुई तो भाई 31 को हो जाएगी, 30 को हो जाएगी, 30 को ना हुई तो 5 को हो जाएगी, 5 को नहीं तो 7 को हो जाएगी। जिस दिन हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमारी सारी तरतीब पूरी हो जाती है, उस दिन तो असम्बलियों ने तहलील हो जाना है। रही बात 11 तारीख के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ कि 11 तारीख को एक तो कोर्ट ने बुलाया है सबको, और उसमें जो आपके जितने भी इसके एक्टर्स थे, जिसके अंदर मेन आपका बलीगुर रहमान साहब जो फेडरेशन की हैं, फेडरेशन के रेप थे, वो आ जाएंगे, और आपका स्पीकर असम्बली की तरफ से आ जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके सीएम भी आ जाएंगे। उस दिन तो बात यही खुलेगी कि भाई जो समरी भेजेगी कैसे भेजेगी, क्यों भेजेगी, भेजी स्पीकर को गई, ऑर्डर रात के 12 बजे निकाला गया, वो सीएम के खिलाफ निकाला गया, इतनी जल्लत क्या थी, और फिर चीफ सेक्रेटरी से रात को 2 बजे किसने साइन कराए। ये सारा जब हाल अहवाल बयान होगा तो मालूम पड़ेगा ना कि कौन कितने पानी में है और किसकी क्या गलती है, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक उबाम क्रिएट करना चाह रहे थे उनसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको ठहराने के बाद यकीनन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाएगी, और हम तो तैयार हैं, हमारे बंदे पूरे 187 बंदे हमारी बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर है, और जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ही बंदे पूरे थे, और उसके अलावा जो हमारे जो भी कोई इवेंट या असम्बली के अंदर हमारी तादाद लगी उसमें भी हमारे बंदे पूरे थे। हमें किसी हवाले से कोई इशू नहीं है, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अच्छा वासिक भाई, ये कर रहे हैं गवर्नमेंट को हमने एक चीज गिराना और गवर्नमेंट को बचाना है। वासिक भाई एक चीज क्लियर कर दें जी राना साहब। जी जी जी, बहुत से लोग समझ रहे हैं, ये समझा दें हमें कि क्या जो आपने इत्मीनान का वोट लेना है उसके लिए भी आपको 186 वोटों की ज़रूरत है, या जो हाल में मौजूद उस वक्त असम्बली में मौजूद लोग होंगे उनके अंदर जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो होगा? बड़ा अहम सवाल किया आपने, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको 186 मेंबरान जो हैं 50% से ज़्यादा 186 बनता है, और उन मेंबरान की हाज़िरी को यकीनी बनाना पड़ता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी
तो वो ओपोजिशन पूरी करेगी, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अगर गवर्नर कहेगा तो वो आपके सीएम को करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब ये हो जाता है, लेट्स आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल हो जाएगा और उसमें एक पीटीआई की विन हो जाती है, तो फिर वो एज इट इज़ बरकरार रहेंगे, और उसके मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे दिन ही समरी चली जाएगी इसको डिसॉल्व करने की, क्योंकि उसमें हमारी बाउंड भी नहीं है, और वो हमारा एक अपना, आप समझें कि हमारा प्रोगेटिव है, सीएम का प्रोगेटिव है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी हवाले से अगर आपकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अगर मुकम्मल नहीं होती, तो फिर आप रन ऑफ इलेक्शन में चले जाते हैं। जब रन ऑफ इलेक्शन आएगा एक न्यू सीएम के मुंतखब करने का, तो फिर आपको मेजॉरिटी वोट लेना पड़ता है, जिसका मेजॉरिटी वोट होगा वो सीएम मुंतखब हो जाएगा। तो इसमें तो दोनों ही तरफ से ही आप विन नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ से आप ही विन नजर आ रहे हैं। मैं क्या मैं यही तो कह रहा हूं कि ये आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। हमारे मुतमईन होने की वजह है, और मुतमईन रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड रखा है, जो हमारे प्रोग्रेटिव है हमने उसी को देखा है, हम अपनी हद से तजावज़ नहीं कर रहे, और जितना हमारा कद है हम उतनी बातें कर रहे हैं। हम उनकी तरह नहीं है ये 2 बंदे बिठा दिए और अल्लाह माफ़ करे मुल्क में कैसी अनारकी फैली हुई है दहशतगर्दी की, और जनाब उठ के पूरा दिन फार्मूले बता रहे स्पीकर हाउस के अपना असम्बली के बाहर कंटेनर लगा दो, और जैसे राना सल्लल्लाहु अलैहि ने किया। भाई तुम अपनी फिक्र करो, किस चक्कर में पड़े हुए हो? गवर्नर हाउस के बैक साइड पे जी क्यारियाँ बना दो, उसके फ्रंट पे पुलिस खड़ी कर दो, यहाँ पर रेंजर खड़ी कर दो। ये ऑल नॉनसेंस है। हम इसलिए मुतमईन है कि भाई हमारे बंदे भी पूरे हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चल रहे हैं। जो लेटर लिखा है ना स्पीकर साहब ने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखते हुए लिखा है, वो रूलिंग थी कि स्पीकर साहब की, वो गजटेड हुई फिर। कहने का मतलब यह है कि हम मुतमईन इसलिए हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा नैरेटिव भी ठीक है, हम लोग अपने लीगल ग्राउंड्स पे भी ठीक हैं, और कोर्ट से भी हमें। अब्बासी साहब, हिकमत अमली क्या है? क्या एतमाद का वोट पहले लिया जाएगा? यानी तहरीके अदम एतमाद की तरफ तो फिर आप जाएंगे नहीं, एतमाद का वोट अगर इतनी कीमती बात आप मुझसे यासिर साहब, यासिर साहब इतनी कीमती बात है, ये यकीनन हमारी स्ट्रेटेजी है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्ले करने थे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इनको सरप्राइज मिलेगा। यही आपको मैं बता रहा हूं, सरप्राइज मिलेगा इनको, इतने आराम से जान नहीं छूटेगी, इनको सरप्राइज मिलेगा। ये खज्जल होंगे, ये पिटेंगे, ये चीखे मारेंगे, ये जमीन पर लकीरें लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये उसके बाद मुंह की खाने के बाद ये आराम करेंगे। चलें वासक भाई, ये बता दें आपके जनवरी निकालेंगे या जनवरी निकालेंगे या जनवरी में आप देंगे ने बड़ा सरप्राइज? जनवरी निकाल देंगे या जनवरी में ही सरप्राइज देंगे? नहीं, जनवरी में न्यू ईयर के ऊपर इनको सरप्राइज मिलेगा। इनको सेंटा की तरफ से भी सरप्राइज मिलेगा, इनको बहुत सारी चीजें मिलनी है जनवरी में। देखें ना, ऐसा है कि जनवरी तक भी मामला इसलिए चला गया है बिकॉज इन्होंने जब आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में आ जाती है, तो फिर आप उसमें असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह देता है गवर्नर, तो तभी नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ठीक है, हमें पूरा एतमाद है अपनी सारी टीमों पे, और सबसे बढ़ के हमारे अपने नुमाइंदों के साथ साथ जो हमारे कोएलिशन पार्टनर हैं वो भी हमारे साथ बिल्कुल चट्टान की तरह साथ हैं, और हम लोग ऑन बोर्ड हैं। द डे हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपना विन किया, हम उसके नेक्स्ट डे इनको सरप्राइज दे देंगे। अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब ये कहते हैं कि अदालत ने जो आपको 15 दिन का वक्त दिया है, ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दिया है, इसी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये बात कल कह देते ना, ये जब फैसला आया तो अंदर से फिर मिठाई खाते और जश्न बनाते हुए आए, पूरी रात तकरीरों पे तकरीरें करते रहे कि हमें फ़ायदा हो गया, पीटीआई नुकसान में चलेगी, 23 को। भाई मैं ये समझता हूँ कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से हमने अपनी गवर्नमेंट को लूज़ किया था पंजाब में। हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से हमें फेडरल में नुकसान हुआ, और ये खरीदो फरोख्त हमारा वतीरा तो नहीं रहा पॉलिटिक्स के अंदर। कोई एक बंदा बता दे किसको खरीदा है, किसको बेचा है, क्या किया, हम तो साफ सुथरे रहे। आज से नहीं, अज़ल से पॉलिटिक्स के अंदर ये पैसे चलाने का रिवाज मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। ये लोगों को 10% के नाम पे पैसे लेना देना, ये जरदारी साहब इस बात पे मशहूर है। मैं तो जब पॉलिटिक्स नहीं भी करता था तो मैं जरदारी साहब को मिस्टर 10% के नाम से जानता था। अब आप मुझे बता दें, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ आपको, तो मैं इसके अलावा क्या बोलूँ कि ये वो लोग खरीद सकते हैं, हमारे पास तो ना इतने पैसे, ना हमारे पास इतने वसाइल है, और ना हम ये रीत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लाते हैं। हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो करना चाहिए, और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि ये गंदे काम छोड़ दें, सारे छोड़ दें। आपके तमाम मेंबरान पाकिस्तान में?
नहीं, हमारे एक हमारी मेंबर हैं जिनके बेटे की कीमो है, वो बाहर हैं और यकीनन उनकी भी एक बड़ी परेशानी है, उनसे भी रब्ता हो गया और वो आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो मेंबर कुछ तीन गालिबन मेंबरान थे जो उम्रे पे गए हुए हैं एंड वो भी उनकी भी वापसी की डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है और इन सबको देखते हुए हम लोग इंशाल्लाह अपना टाइम दे देंगे। वैसे भी 11 तारीख को मेरे नज़दीक 11-12 को फाइनल बात हो जाएगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उन्होंने पहले ही वापस ले ली थी सीएम के खिलाफ। तो उस पर जो तारीख आएगी हम तो पूरे तैयार हैं भाई, और यकीनन हमसे कॉन्सेंट लिया जाएगा तारीख के हवाले से। हमारे पास तो अभी प्रोग्रेटिव हम 11 से पहले भी ले सकते हैं, ये तो कोर्ट ने हमें इजाज़त दी है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी डेफिनेटली एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी बना के अपने लोगों की वापसी की तारीख को सामने रखते हुए फैसला कर लेंगे। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, हालात को किस तरह? खान साहब ने आज जो हमारी मुलाकात खान साहब से हुई उसमें खान साहब ने कहा कि अप्रैल में इलेक्शन है। राना साहब आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं क्या, कप्तान के साथ जो आज हमारी मुलाकात हुई खान साहब के साथ, उन्होंने कहा जी अप्रैल में इलेक्शन है, आप अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं? ओके, आप अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं? यकीनन देख रहे हैं। मैं इसको आपको जी राना साहब मैं इसको इसलिए कानूनी तौर पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या है, 11 तारीख को ना सबको बुला लिया कोर्ट ने एंड 11 तारीख को आके ये फैसला हो जाता है। 11 को या 12 को 2 दिनों के अंदर ही कोर्ट एक ही दिन में भुगता देगी सबको उस मैटर को। राना साहब जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो बिलखुसूस बात जो अदालत की तरफ से कर रहे हैं वो तो पंजाब की कर रहे हैं। कुली तौर के ऊपर खान साहब को मंजरनामा किस वजह से दिखाई देता है? उसकी बड़ी वजह देखिए यासर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, अगर वफाकी हुकूमत को इस बात का इतबार हो, 1% इतबार हो कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे, अगर पंजाब में हुकूमत डिज़ोल्व भी हो जाती है, तहलील भी हो जाती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वफाकी हुकूमत ये कोशिश कभी ना करती, बल्कि वो खुशियाँ मनाती हो, कहती जनाब आप फौरी तौर पर दोनों सूबों में असम्बली तहलील कर दें, जैसे वो पहले कहते थे। अब उन्हें पता है कि अगर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद यासिर साहब आप ये कहेंगे किसी तरीके से भी ये बच जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आपको पूरे पाकिस्तान में हर सूरत में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आइन कहता है, आइन नहीं कहता, लेकिन हालात 67% आपका पाकिस्तान इलेक्शन में हो तो किस तरह मुमकिन है कि आप किस तरह अफोर्ड करेंगे? आप अमेरिका नहीं हैं, आप भारत नहीं हैं, आप यूरोप नहीं हैं। आप जो मिसाल देते हैं अमेरिका में हर सूबे के इलेक्शन लहदा वक्त में होते हैं, वो अमेरिका है, उसके कितने सूबे हैं, उनके सिस्टम क्या हैं? भारत का क्या सिस्टम है, कितने सूबे हैं, उनका सिस्टम क्या है, और आपके कितने सूबे, आपका सिस्टम क्या है, आपको ये देखना होगा। यस सर, लिहाजा ये आप बात एक ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ी क्लियर और साफ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये इनको करना ही पड़ेगा, और असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए नून लीग और PDM आखिरी हद तक जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारे लिए मौत के बराबर है, यानी सियासी खुदकशी है कि पंजाब और KPK की असम्बली तहलील हो गई तो PDM सियासी खुदकशी कर लेगी या उस पर सियासी खुदकश हमला हो जाएगा, और जिसके बाद आप कहें कि जनाब PDM बच जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। राना साहब आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब इंतखाबात का माहौल बन जाएगा, वो इंतखाबात का माहौल पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किसी तरीके से असरअंदाज होगा और माशी तौर के ऊपर एशारिये किस तरीके से बेहतर होंगे? यानी आप इलेक्शन के बाद बरसर इक़्तिदार आने वाली जो भी टीम है, किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, उसके बरसर इक़्तिदार आने के कितने माह बाद माशी तौर पर इस्तेहकाम देख रहे हैं? माँ नहीं, अब तो साल लगेंगे ना। आप माँ का तो लफ्ज़ ख़त्म कर देना। यासर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कितने, आप किस बात कर रहे हैं? मुल्क की माशियत है, खजाना खाली, केसेस ख़त्म, खुद का हमले शुरू, ये है हुकूमत की कारकर्दगी। सही। अब्बासी साहब, राना साहब का सवाल ये था कि खान साहब ये कहते हैं अप्रैल में इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल में इलेक्शन का मंजरनामा कैसे बनेगा? आप जो बात कर रहे हैं, आप अदालत के हवाले से बात कर रहे हैं, अदालत पंजाब का मामला देख रही है। पंजाब और KP में अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो कुली तौर पे इलेक्शन का मंजरनामा किस तरीके से बनेगा? वफाक तो कहता है कि हम पंजाब और KP में इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, सिर्फ पंजाब और KP इलेक्शन की बात नहीं है। अच्छा हम थोड़ा क्विकली जाते हैं। पंजाब का जो CM का इलेक्शन है या वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है,
उसके चांसेस यही हैं कि वो अभी ना हुई तो हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगी, या मैक्सिमम 15 दिनों का खेल रह गया, 11 को बुलाती है और मैक्सिमम डेज जो आपको देगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 10 दिन देगी, तो 11 को बुलाया 10 ऐड कर दें या 2 डे मजीद आप एक्स्ट्रा कर दें, तो ये 23-24 पे बात चली जाती है। 23-24 को आपका पंजाब में आपका इलेक्शन हो जाना है, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना है, और आप ये समझें कि उसके वेरी नेक्स्ट डे 25-26 को अगर आपकी असम्बलियाँ तहलील होने की समरी चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पंजाब डिज़ोल्व हो रहा है। पंजाब डिज़ोल्व होने के साथ हमें KPK में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, वहाँ पर इनके पास तो वैसे आटे में नमक के बराबर, बल्कि अल्लाह माफ़ करे इनके पास तो कौंसलर के कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं रहे। सो वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ पर जब हमें असम्बली तोड़नी होगी तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेडरल में जो हमने ऑलरेडी इस्तीफ़े दिए हुए हैं, अब सिर्फ इन पर्सन लोगों ने जाना और अपने इस्तीफ़ों को ले लेना है, अपने इस्तीफ़े ले लेने हैं, और इस तरीके से आपके पंजाब KPK फेडरल में अराउंड 60% इलेक्शन होने जा रहा है, और 60% और जो NA के आपके थे कराची के या आई मीन टू से सिंध के और बलूचिस्तान के, ये अराउंड 60% लोग बन जाते हैं जिनका इलेक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा फिर कि वो पहले तो बिट्स एंड पीसेस में इलेक्शन था, अब 60% मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है। क्या जवाज़ है कि वो सिर्फ 40% को इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, और 60% में जब PTI की फेवर का इलेक्शन है कि क्योंकि हमारी हवा है और साहब का 2 इलेक्शन रिजल्ट्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो हमारी फेवर में रहे खान साहब के। तो फेडरल क्या चाहेगा कि अभी इलेक्शन करा दें, उस 60% में जो खान साहब है वो अपनी मेजॉरिटी ले जाए। जब वो मेजॉरिटी लेंगे तो फिर मजीद आपका इलेक्शन आ जाएगा अगस्त में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगस्त में जाके असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करती हैं और वो जाके जो इलेक्शन होगा, जो आपका जनरल इलेक्शन कराएगा 2023 का, 40% सीट्स पे जो वो हो सकता है 40% सीट्स के ऊपर आप मुझे बताएं, तो 40% सीट पर वो क्या इलेक्शन कराएंगे जिसमें ऑलरेडी खान ने लीड ली हुई है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस बड़े इलेक्शन के ऊपर। इस सारी स्टोरी को अगर मैं समअप करूँ, ये फेडरल को सूट ही नहीं करता। वो अभी भी क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? बिकॉज वो हमें लिंगर इसलिए करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन में हम मत जाएं, क्योंकि PTI इमरान खान 2/3 नहीं 3/4 की मेजोरिटी ले सकता है, उसकी हवा है। अकेले में 9 सीटें 8 सीटें जीत गया है। पंजाब में गवर्नमेंट थी उनकी 15-20 में से 15 सीटें जीत गया। तो KPK है ही हमारे पास, तो पीछे रह क्या गया? कश्मीर हमारे पास है, GB हमारे पास है, क्या है इनके पास? इनके पास तो मुड़ तुड़ के कोयटा भी नहीं है भाई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकली ये उनके लिए वाइज डिसीजन ही नहीं होने वाला कि 60% इलेक्शन और 40% को लिंगर कर दें। चलें, ये बता दें वासिक भाई कि आज हमारी खान साहब से जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भी खान साहब से कि आप क्यों मुतमिन है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो उस पर वो मुस्कुरा दिए। क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई कहीं से पैगाम आ रहा है, या ईवान सदर को कोई यकीन दहानी कराई गई है, कोई ऐसी चीज़? राना साहब, बड़ा आपके आज सारे सवाल बिल्कुल निशाने वाले हैं। राना साहब, बैक डोर अगर राब्तों वाला मामला होता तो हम लोगों ने इतनी क्रूशल टाइम की पॉलिटिक्स ना की होती, और हमने जो मैं बैक डोर राब्ते ईवान सदर से कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा, आगे चलेगा, आपसे नहीं कह रहा, ईवान सदर से कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं सर, मेरे नज़दीक एक बात ही चली थी, ये पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए। मेरे नज़दीक इस पॉलिटिकल डिसीजन को प्रिवेल करना चाहिए, और ये अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होना चाहिए। हमें इस बात को बिलीव करना पड़ेगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते और ज़िदबाजी में रहते हैं, तो फिर हम किसी को इल्ज़ाम ना ठहराया करें कि वो इंटरफेरेंस कर गया, फ़लाँ कर गया। ये जब तक हमारे लोग इस बात को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते, तब तक नहीं चलेंगे। अब उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ईवान सदर ने, अगर उसके अंदर इसाक डार साहब गए, ट्वाइस के बार बार आए, मीटिंग्स हुई, उसका अगर सोल्यूशन नहीं निकला, तो इस वजह से ही हम लोग असम्बलियाँ भी तोड़ें, और हम लोग असम्बलियाँ भी तोड़ें, और हम लोग भी पाकिस्तान की माशी बका की खातिर इस पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए हम इलेक्शन की तरफ कूद रहे हैं कि हमने जाना ही जाना है। तो अगर इसका हल निकला होता तो हमें ये स्टेप, इतना हार्ड स्टेप लेना ही ना पड़ता। अब्बासी साहब, कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ये ऑफर दी गई थी कि आप PTI के अंदर जम हो जाएं, तो उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि हम अपनी अलग शराकत बरकरार रखना चाहते हैं। आज की खबर ये भी है कि हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पे लड़ें। क्या ऐसा कोई इम्कान है? जो हमारी कमेटी तश्कील दी दी गई थी, जिसकी 2 सिटिंग्स हो चुकी हैं, वो कमेटी
सीट टू सीट एडजस्टमेंट के बारे में उनकी आपस में जो गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन है, और वो इतनी खुश असलूबी के साथ होगी है कि मुझे लगता है तीसरी सीटिंग है और हम लोग बिल्कुल बासानी इस मरले से गुजर जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो यकीनन एज अ इंडिविजुअल एंटिटी वो अपना तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना चाहती है PMLQ, और PTI यकीनन एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो यकीनन मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। हमारे वैसे भी हार्ड टाइम फ्रेंड्स हैं। और अच्छा वासिफ भाई, ये तो बता दें, इसाक डार साहब और ईवान सदर में रब्ता रहा, चले मामला तय ना हो सके, और आपने दुरुस्त कहा कि मामला तय आप लोगों को ही करने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, लेकिन जो मामला तय नहीं हो सके उनकी तरफ से क्या ऑफर थी, कब इलेक्शन की ऑफर थी उनकी तरफ से जिस पर मामला तय नहीं हुआ? देखें, हमने जो अपनी गुफ्तगू का जो एक ही सेंट्रल पॉइंट रखा है वो एक है, वो ये है कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, और ये कोई ज़ाती जंग नहीं है, बल्कि ये क्लब किया जाता है माशी इस्तेकाम के साथ। जब आपकी पॉलिटिकल जो अभी आपकी गवर्नमेंट है फेडरल की, मुझे ये बताएं कि उसकी अगर लेजिटिमेसी नहीं है कि वो उसने कल जाना है, परसों जाना है, टाइम नहीं पूरा करेगा, सूबे उसके पास नहीं है, उनके पास अक्सरियत खो सकते हैं, लॉट ऑफ चहमगोई चल रही है, तो जब ऐसे हालात हो तो इसमें गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जब खो जाती है तो वो कैसे मुल्क में कंडीसिव इन्वायरमेंट रखेगी? अपने IMF के पास जाते हैं या किसी भी आपके किसी बैंक के पास जाते हैं, इंटरनेशनल बैंक से जो आपको देते हैं, आपको कर्जा वगैरह देते हैं, या आपको अपनी मुआशी इस्तेकाम के लिए कैसे किसी से रवाबित बनाएंगे जब आपकी लेजिटिमेसी आपने खो दी? सो हम ये चाहते हैं कि अब इलेक्शन होना चाहिए। इस इलेक्शन से जो गवर्नमेंट आएगी वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी जो कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम दिला सकती है, और ये इलेक्शन इट्स अ पैनेसिया टू ऑल इकनॉमिक इल्स ऑफ पाकिस्तान नाउ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब्बासी साहब, आप नए इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था कि जो इंतखाबात हों वो साफ और शफाफ हों। आप इलेक्शन में इस्लाहात लाना चाहते थे, लेकिन जब EVM ही ना हो, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ही ना हो, और वफाक आपके साथ इस मामले पे बैठ के बातचीत करने को तैयार ही ना हो, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को किस हद तक धचका पहुंचेगा और इलेक्शन किस हद तक सबूताज होंगे? अगर ये गवर्नमेंट इस बात पे सीरियस होती ना कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एटलीस्ट EVM के मामले पे हमने इनको मुतअद्दिद बार हमने बुलाया। ईवान सदर के अंदर भी कई मीटिंग्स हुई जब हमारी गवर्नमेंट थी कि भाई आए, हम लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करते हैं, और ये जो डब्बा है, देखें डब्बा जो है उसके अंदर जो फीड किया जाएगा वही चलेगा, तो इसमें जो फीड करने का प्रोसेस है उसको मिल के डिसाइड कर लेते हैं। वो किसके लिए था? ओवरसीज़ के लिए हमने इतना बड़ा एक हमने ब्रेक थ्रू रखा हुआ था कि हमारी रेमिटेंसेज हैं $30 बिलियन पे चली गई थी, हम उनको मौका दें। अफसोस के साथ जिस पॉलिटिकल जमात का सियासत का जो महवर है वो यही है कि हमने पैसे बचाने हैं, कर्ज़े मुकाने हैं, केस ख़त्म कराने हैं, नैब से जान छुड़ानी है, वो कैसे सोच सकती है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? सो मैं ये कहता हूँ कि यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा, और इसमें बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हो सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका एतराज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, हमारा डायरेक्ट एतराज़ है। और हमने मुतअद्दिद बार हमारे जो बाकी दीगर लीडरशिप है उसने तो कई बार अपनी स्पीचेस में भी कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा और एतराज़ की वजह भी बयान की। सो मैं ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो एक ही है, वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना, कम से कम इनके बैठे हुए इंश्योर नहीं हो सकता, करना ये तशरीफ ले जाए है, और इस पे वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। बसूरत दीगर बहुत सी आवाज़ें भी इस पे उठेंगी, और पंजाब की सूरत हाल ये है कि 11 जनवरी को इजलास बुलाया जा रहा है, तो उससे 10 दिन के बाद एतमाद का वोट ले लिया जाएगा और उसकी कामयाबी के बाद असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वासिक कय्यूम अब्बासी हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद
बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। उनकी तो ये राय है कि 187 मेंबरान हमारे पास मौजूद हैं। 3 मेंबरान ऐसे हैं जो उम्रे पे गए हुए हैं, वो भी जल्द वापस आ जाएंगे। एक जो खातून मेंबर हैं वो अपने बेटे की कीमों के लिए इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं, वो भी वापस आ जाएंगी, उनसे भी राबिता है। तो हमारे पास मेंबरान मौजूद हैं। हम एतमाद का वोट हासिल करेंगे। तहरीक एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और वफाकी हुकूमत को मजबूरन नए इंतखाबात की तरफ माइल होना पड़ेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा लाहौर कैसा रहा, उन्होंने जो कोशिशें की वो रायगा क्यों गई, वफाकी हुकूमत किस सोच विचार में है, उसको मंजरनामा क्या दिखाई देता है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आइंदा इंतखाबात की तारीख क्या देख रहे हैं, कितने महीनों बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर साहब, दो चीज़ें तो आप ज़हन में रखिएगा कि एक बात तो बड़ी क्लियर और साफ़ है, आसिफ अली जरदारी साहब जिस मिशन के लिए लाहौर आए थे वो मिशन नाकाम हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब मिशन नाकाम होने के बाद वापस चले गए और वापस जाने से पहले एक तलख तरीन उनकी गुफ्तगू जो है वो बाऊजी से हुई। उसके बाद छोटे साहब ने उन्हें मना भी लिया, सारे मामलात हो गए, लेकिन वो दिल से राज़ी होकर नहीं गए और ये बहुत बड़ी शिकस्त थी जिसके बाद वो दिल बर्दाश्ता होकर पंजाब से गए हैं। वो यहाँ पर पंजाब में नई हुकूमत बनाने आए थे। उनके पास जो टारगेट था, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनके पंजाब में पार्लिमानी लीडर जो थे, जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, उसके बाद दीगर जो लोग थे वो कह रहे थे, ये दावे कर रहे थे कि जरदारी साहब कभी गेम नहीं हारते। लेकिन जरदारी साहब यहाँ से हारने के बाद चले गए। एक तो आपको बता दूँ कि उन्हें कामयाबी नहीं मिली, वापस चले गए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आसिफ अली जरदारी साहब जिन के कंधों पर बैठकर आना चाहते थे, जिनकी उनको यकीन दहानी थी, जिन लोगों ने उन्हें बड़ा अप्रोच किया था, जिन लोगों ने उन्हें यह यकीन दिलाया था कि जनाब सब ठीक हो जाएगा, उनकी तरफ से भी आसिफ अली जरदारी साहब को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। और तीसरी चीज़, पीटीआई के जो लोग ये तोड़ना चाहते थे वो भी इनको उस तरह कामयाबी नहीं मिल सकी। अब इनको सिर्फ एक कामयाबी मिली है जिस पर ये बड़े खुश हैं, और वो कामयाबी इनके गले की हड्डी बन गई है। वो कामयाबी ये है कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकी। भाई 23 को दिसंबर को नहीं हुई, 23 जनवरी को हो जाएंगी, 19 जनवरी को हो जाएगी, 15 जनवरी को हो जाएंगी। इससे आगे मामला नहीं जाएगा इन जगहों पे। लेकिन जो कामयाबी ये चाहते थे, ये चाहते थे पंजाब में हुकूमत तब्दील हो, ये चाहते थे चौधरी परवेज़ लाई को ख़रीदा जाए, चौधरी परवेज़ लाई का बाउल लगाया जाए, चौधरी परवेज़ लाई को अपने साथ तैयार किया जाए, चौधरी परवेज़ लाई की हमायत ली जाए। इन तमाम चीज़ों में ये नाकाम हुए। अरकान असम्बली को तोड़ने में नाकाम हुए। उसके बाद दीगर जो चीज़ें थीं उसमें ये सारे बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए। जब ये नाकाम हुए तो नाकामी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा अपने सूबे में जा चुके हैं। अब आती है बात, इससे ज़रा आगे चले जाते हैं ना, कि क्या पीटीआई अपना वोट बैंक पूरा कर लेगी? जो आपने एक सवाल किया है, पीटीआई का वोट बैंक पूरा है। मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात दूं, अगर 1 या 2 वोट कम भी हुए फिर भी 186 होते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता, मैं मान ले 3 वोट कम हो जाते हैं, जिसका ये दावा कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होगा, उसी दिन होगा, इलेक्शन होगा, उसमें जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो वोट तो फिर पीटीआई के ज्यादा निकले। इनके पास तो अपने बंदे नहीं है। ले, मैं चैलेंज कर रहा हूं यासर साहब, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग पूरे नहीं हैं, ना सूबों में ना मरकज में। जिस दिन आपको असम्बलियां तहलील होती नजर आई, उसके बाद आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के घोंसलों से कितने इनके अरकान असम्बली उड़कर तहरीक इंसाफ के घोंसले की तरफ जाते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इनको इलेक्शन क्यों नहीं ये करवा रही, इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? इनको ये खौफ है और इसी खौफ की वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। अब इस मौजूदा सारे सिनेरियो में जरदारी साहब नाकाम हो गए। कप्तान बाजी फिर जीत गया है। कप्तान बाजी नहीं हारा, कप्तान की ही हुकूमत है पंजाब में।
अगर कप्तान की हुकूमत को हटाने वाले खुद हट गए हैं, कप्तान के वजीर हाउस को सील करने वाले अपने गवर्नर हाउस के बाहर जो है ताले लगवाने पे मजबूर हो गए हैं। गवर्नर साहब जो है अपने एक परेशानी में पड़ गए हैं। लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 वज़रा ने की है, आप उनके चेहरों से उनकी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा रहे थे। अब वो कहते हैं जी हमें अदलिया पे यकीन नहीं है। आपके हक में फैसला है, अदलिया ठीक है। आपके हक में फैसला ना है, आपको अदलिया पे यकीन नहीं है। आप कहते हैं जी अदलिया ने इस पर गलत किया है, चले आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। क्यों नहीं जाते? जाएं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करें इस फैसले को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये गलत करार दे दिया तो बेचारा मर तो गया ना सियासी तौर पर भी, और आने वाले वक्त में भी जो बेचारा है गवर्नर पंजाब की सियासी मौत इसलिए हो जाएगी कि अगर उसका किया हुआ नोटिफिकेशन डिनोटिफाई का गलत साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी, जिसे ये चैलेंज करने का कह रहे हैं। पहली बात ये चैलेंज नहीं करेंगे, यासर मैं आपको बता दूं, अगर ये चैलेंज करेंगे तो उसमें ये फंस जाएंगे। इसलिए कि बड़ी क्लियर सी चीजें हैं। ये फैसला किसी एक जज ने नहीं किया, बेंच ने किया है फैसला। और उस फैसले में बाकायदा अगर वो फैसला 1% भी दुरुस्त होता तो चौधरी परवेज लाई को यह कहा जाता कि आपको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन दिए जाते हैं, इसमें आप एतमाद का वोट लें। आप क्यों नहीं, हम कहते हैं कि इनके लोगों ने नहीं कहा जनाब आप उसने ये हदायत करें जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक असम्बली ना तो होने। क्यों डरा है इनको? असल मामला यह है कि इनके अपने परिंदे उड़ चुके हैं, इनके अपने वोट पूरे नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि जनाब हमने तमाम अरकान असम्बली को लाहौर बुला लिया है, तो मुझे बताएं असम्बली में उस दिन जो इजलास हुआ है 25 मेंबर नहीं थे इनके, बाकी कहाँ गए? और खुद जो इनके अपोजिशन लीडर है वो पाकिस्तान में नहीं थे पाकिस्तान में नहीं थे। तो फिर जब इनके अपोजिशन लीडर जिसने लीड करना है, जिनके अलावा कोई और वजीर आला बन नहीं सकता, वो नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से अंदाजा नहीं होता कि इनका सीरियसपन कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। खान साहब को जो यकीन है, जिस तरह आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये बात कर रहे थे कि उन्होंने पेशीन गोई की है कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, वो किन यकीन दहानियों पे बात कर रहे हैं? अप्रैल या मई, खाली मैं सिर्फ अप्रैल ना रखें, उसके साथ मई भी चले मई। कुछ मेरे पास इतला यह है, चाहे कोई माने या ना माने, कि ईवान सदर से कुछ राब्ते हुए हैं और उन राब्तों में कहा गया है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसके लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। तो जिसके जवाब में सदर साहब ने यह पैगाम उन्हें दिया है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप 12-13 जमातें मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम, मुल्क के मुआशी हालात बेहतर ना कर सकें यासर साहब, तो फिर आपको इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। तो जिसके बाद मेरे पास ये बड़ी खबर है कि इत्तला ये है कि सदर साहब को कहा गया है कि आप इस तरह करें, मई, पहले कहा गया कि हमें जून का बजट पेश करने दें, सदर साहब ने इनकार कर दिया कि इस पर कप्तान राजी नहीं होगा। सही। फिर उन्हें कहा गया चले हमें मई में इलेक्शन के लिए जाना है, मई तक का हमें कोई ऐसा कर दें कि हम 1 महीना और इक़्तिदार में नहीं, उसके बाद मई में इलेक्शन हो जाए। तो उस पर सदर साहब जो है वो मेरा ख्याल है कप्तान से अगले 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। जितना मर्ज़ी मुस्लिम लीग नून कह ले हम राब्ते नहीं कर रहे, मैं आपको ये कन्फर्म इतला दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है और ऐसा होने जा रहा है। आगे ये पहले की तरह काम पूरा होता है या नहीं होता ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात चल भी रही है, ये बात चली भी है और इस बात को लेकर आगे चलने के लिए तैयार भी हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी क्लियर बता दूं, आपको पता है कि मुल्क के पास ख़जाना नहीं है, आपका ख़जाना खाली, डॉलर आपके पास नहीं है, आपने अपने केस ख़त्म करा लिए हैं, दहशत गर्दी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के पास एक ही चीज़ है, कप्तान की गरी, कप्तान की गरी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपको बताऊं, इनसे पूछा गया, किसी ज़िम्मेदार शख्स ने पूछा कि आप कप्तान के मतलब कितनी बातें इतना कर रहे हैं, क्या कप्तान के खिलाफ कोई करप्शन का एक सबूत आप ला सके हैं? तो उसका जवाब पता क्या है? नहीं जनाब, वो गरी बेची है। पूछा कप्तान ने कोई करप्शन की है? नहीं जनाब, वो गरी बेची है।
कप्तान ने कोई कमीशन खाई है, नहीं जनाब वो गरी बेची है। कप्तान ने कोई गलत काम किया है, नहीं जनाब वो गरी बेची है। मगर कप्तान के अलावा आप कुछ नहीं निकाल सके, जिसके बाद इनकी गरी के अलावा इनके पास है कुछ नहीं, जिस पर इनकी सजश हुई है। मैं आपको ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इन्होंने जिस बंदे को खान साहब के साथ जोड़कर इल्जाम लगाया, किसी एक के खिलाफ नैब किसके पास है? इनके पास। नैब इनके पास है ना जी। FIA इनके पास है ना, पकड़े तमाम क्यों नहीं? तहकीकाती इदारे हैं इनके पास ना। वो तहकीकाती इदारे अभी तक जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान की टीम करप्शन करती रही, क्यों नहीं पकड़ रहे? इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी अमर क्या नहीं अरबों रुपए खा गया मेडिसन में। भैया अब आपके पास है सारा कुछ, क्यों नहीं पकड़ा? इसलिए कि इनके पास कुछ है ही नहीं, सबूत नहीं है। कहा गया जी फलां बंदा फलां कर गया, खत्म हो गया। इन FIA ने जिस शख्स को पकड़ा उसकी फौरी बेल हो गई। बेल किन बुनियादों पे हो गई? कि इल्ज़ाम झूठे थे, इल्ज़ाम गलत थे। तो अब आने वाले दिनों में यासर साहब जब इनके पास कुछ नहीं है तो इनको लाने वाले, इनके सपोर्टर, ये अगर किसी मुल्क में पैसे मांगने जाते हैं वो कहते हैं क्या गारंटी है कि आपकी हुकूमत रहेगी, क्या गारंटी है कि आपके मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम बेहतर रहेगा। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो जाके बाहर ये कह सके कि जनाब हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। जहाँ यहाँ तो ये आलम है कि अमेरिका को खुश करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के वज़रा को जलील करने से बाज नहीं आते। कभी ट्रक की बत्ती और कभी कहते हैं जनाब कोई रशिया से हमारा रूस से मुआहदा नहीं हो रहा, कोई पेट्रोल नहीं आ रहा, ये पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, रशिया से पेट्रोल गंदम हर चीज़ आ रही है। बस ये तो इनका आलम है। अब मुझे बताएं, पंजाब तहलील करने के मामले पर सारी वफाकी हुकूमत कहाँ थी? इस मामले में थी ना भाई। इनको कहाँ तवज्जो देनी चाहिए थी? इनको तवज्जो देनी चाहिए थी पाकिस्तान के मुआशी हालात की तरफ, इनको तवज्जो देनी चाहिए थी आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ। वो देनी होती तवज्जो उस पे, तो वो तो पिछले कोई 6 माह के ऊपर दी जा सकती थी। वो तवज्जो दे के भी देख लिया उन्होंने कि उसका हासिल क्या रहा। मेरा सवाल ये है कि अगर पंजाब असम्बली में ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई और वफाक ने रोड़े अटकाए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या मसाइल हैं? वहाँ पे इकदाम क्यों नहीं उठाया जा रहा? पहली बात यह है कि खान ने कहा था दोनों असम्बलियाँ इकट्ठी रिजॉल्व करनी है, तहलील करनी है। क्यों वो एक असम्बली तहलील करेंगे? आपने जब एक आइडिया बनाया कि आपने 60% पे इलेक्शन करवाना है, तो आप सिर्फ KPK की तहलील करके आप उनको कहेंगे ठीक है जी एक असम्बली। असल तो पंजाब है भाई, आपका बड़ा सूबा है, और पंजाब जो है वहाँ पे असम्बली तहलील होना इनके लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा इनके लिए जो है ना सियासी नुकसान है, सियासी नुकसान है। और इनके पास उम्मीदवार नहीं होने पंजाब में यासर साहब। ये मुझे आप उम्मीदवार देख लीजिएगा, मैं गिनती कर दूंगा आपको कि किस किस हल्के में इनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे। मैं बता दूंगा कि कितने इनके MP है, कितने इनके MNA जो हैं वो भाग रहे हैं। ये सेंटर पंजाब में सबसे मजबूत थे, सबसे कमजोर है सेंटर पंजाब में। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी दावे करती थी, 0 है। इसके बाद आप आ जाए ना आगे इधर आप पोटोहार की तरफ आ जाए। पोटोहार में क्या है इनके पास? जो ये एक सीट जिमनी जीते हैं वो जिस तरीके से जीते हैं सबको पता है। कितने वोटों से जीते हैं? चंद वोटों से। चंद वोटों का फर्क नहीं होता। जब ये आने वाले दिनों में, और जहां से कप्तान और नून लीग तहरीक इंसाफ जीती है वो उनकी लीड हजारों में है। तो अब ना इनके पास पोटोहार, ना सेंटर पंजाब है, ना जनूबी पंजाब है। अब कहाँ ये इलेक्शन PMLQ का मुस्तकबिल क्या है? क्या PTI के टिकट से लड़ेंगे या PMLQ के टिकट से? उनका एक फैसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन से कि मुस्लिम लीग काफ किसकी है किसकी। उस फैसले के बाद ये फैसला होगा। यानी अगर तो वो चौधरी शुजात साहब की रहती है तो फिर कैसे मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब बतौर सदर या मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा साहब इनको टिकट जारी कर दें? नहीं, तारिक बशीर चीमा साहब तो खुद मेरा ख्याल है शायद किसी और जमात में ना चले जाए। अगर कोई ऐसा मामला हो गया, वो तो शायद किसी और जमात के टिकट से इलेक्शन ना लड़ना चाहे। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये सारे फैसले जो है ना ये इनके इलेक्शन कमीशन में जो केस है उसके बाद होंगे। अभी तो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इलेक्शन काफ लीग
यानी अगर परवेज लाई ग्रुप अगर फर्ज कर लें कि PMLQ जो है वो चौधरी शुजात साहब के पास ही रहती है और तो ये, 1 मिनट लगता है ना, ये बल्ले के निशान से ही अगर लड़ते हैं तो फिर वो जितनी शख्सियात होंगी वो चौधरी परवेज लाई साहब की रिकमेंडेड होंगी जो सीट एडजस्ट बिल्कुल एक ऐसे ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई साहब मुस्लिम लीग काफ परवेज लाई ग्रुप बना लें, रजिस्टर करानी है ना जमात आपने, तो फिर क्या होगा? फिर इनके लोग अगर ज़्यादा होंगे और चौधरी साहब के बाद सिर्फ तारक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे रह जाएंगे, और उसके अलावा क्या है? इस वक्त भी अगर आप अददी तादाद देखें तो चौधरी परवेज लाई साहब के पास है, उन्हीं के पास ही ना, ठीक है। तो लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनका एक अच्छा रखाव है, वो लोगों के काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। एक बात तो हमें माननी चाहिए ना, इस थोड़े अरसे में उन्होंने इतने काम कर दिए हैं जो 4 साल में नहीं हुए। उनके इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ही उसका मंजरनामा वजह होगा ना कि ये किस तरफ ऊंट जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसकी स्ट्रेटजी यही है कि दोनों सूबों में इकट्ठी ये तहलील की जाए। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी। नाज़रीन पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे का दावा हर कोई करता है, हर हुकूमत आती है करप्शन के खात्मे का नारा लगाती है, लेकिन हकायक उसके मुनाफी होते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान में करप्शन के चर्चे भी होते हैं, उस पर फिर बातें भी उठती हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, जिसमें अराकीन कौमियों सूबाई असम्बलीज़ के भी तज़किरे आते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जो ठेकेदार हैं उनके भी तज़किरे आते हैं। तो अब एक और तज़किरा मंजर आम पे आया, बैनुल अक़वामी सतह पे हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किक बैक्स वसूल किए जाते हैं मुख्तलिफ ठेकों की मद में। अब ये किक बैक कौन वसूल करता है, किस तरीके से ये पैसा बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी फरावानी होती है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैफुल्लाह घुमन साहब ने, तर्जमान कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान है। घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। घुमन साहब, एक तरफ हमारे बहुत से इदारे ऐसे हैं जो बदनाम है करप्शन के हवाले से, लेकिन अब तो आपके महकमे के हवाले से भी बहुत चर्चे चल रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है। ये पैसा लेता कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आल पे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज कोई भी अदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहा जहाँ करप्शन ना हो, हर अदारे में करप्शन है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के अदारे हैं इनमें करप्शन जब टेंडर स्टार्ट नहीं होते, अभी टेंडर होते नहीं, वहाँ से शुरू होती है और काम ख़त्म होने के बाद तक ये जारी रहती है। अभी रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट आई है कि जो MNA हज़रात हैं उन्होंने फ़ंड्स दिए हैं, स्वाबदीदी फ़ंड्स, तो उनका एक महकमा पाक PWD, उस महकमे में उन्होंने फ़ंड्स दिए हैं। अब वहाँ पे किसी कंट्रैक्टर को टेंडर नहीं जारी होता और मुबैना तौर पे हमारे भाई कंट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि 5 से लेके 15% तक उनका रेट है। अब मुझे आप बताएं, अगर हमारे सारे टैक्सेस निकालें तो गवर्नमेंट हमें 10% प्रॉफिट देती है, अगर 15% हम देंगे, काम लेंगे तो काम का म्यार नहीं होगा, फिर वो फ्रॉड ही होगा। तो ये एक ऐसी वबा चल पड़ी है हमारे मुल्क में कि पता नहीं क्या हो जाना है। कोई बंदा इस तरफ आता ही नहीं कि ये हमारा मुल्क है, कब तक हमने इसको लूटना है, और एक न एक दिन हमें अल्लाह को भी जवाबदेह होना है। तो अब ये देखें, जब एक टेंडर प्रोसेस ही गलत हो गया तो आगे क्या करेगा? अब वो जो एक्शन हज़रात है वो हमारे से भी मजबूर होते हैं, वो कहते हैं जी अब कैसे आपको टेंडर दें। उधर वो MNA हज़रात से मजबूर होते हैं, वो कहते हैं जी वो हमें ट्रांसफ़र करा देंगे, वो हमें कहीं खुडे लाइन लगा देंगे। तो इस तरह ये एक करप्शन का बाजार जो है ये गर्म है हमारे। सैफुल्लाह घुमन साहब, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा MNA या ऐसा एक्शन या कोई ऐसा शख्स आपने देखा, आप बड़े पुराने इस फील्ड के हैं, पूरे पाकिस्तान को आप देखते हैं, कि जिसने ये कहा यार मुझे आप काम दुरुस्त कर दें, मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, चंद एक है, चंद एक है, यानी नमक के बराबर ना? जी बिल्कुल, नमक के बराबर। और अनसब देखें, इसमें जब करप्शन के रास्ते कैसे बनते हैं, हमारा एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, वो एग्रीमेंट ही एक तरफ है। वो क्या एग्रीमेंट है जी? वो एग्रीमेंट जैसे हमने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करना है, उसमें उन्होंने शिकें ही ऐसी डाल दी हैं जिसमें हम पूरा ही नहीं उतरेंगे, अब कोर्ट में जाएंगे, हमें वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि एक हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से बोला है कि आप पूरे पाकिस्तान में
बिडिंग डॉक्यूमेंट एक बना दें ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ाम जो है ना वो राज हो। नहीं, आप क्या समझते हैं किस सूबे के अंदर जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसूल के पैराए के ऊपर पूरा उतरते हैं? अभी देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान क्या है, वहाँ 2012 का शेड्यूल है, वो आज तक रिवाइज नहीं हुआ। और वहाँ की जो उनको तरक्याती फंड है वो वफाकी गवर्नमेंट नहीं दे रही, और जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उन बेचारों को पेमेंट नहीं हो रही। और सिंध की अगर बात करूँ तो वो उनका भी 2022 का शेड्यूल था, उसको उन्होंने रिवाइज़ किया है, रिवाइज़ करने के बाद फिर ख़त्म कर दिया है। फिर वहाँ के जो हमारे वाइस चेयरमैन है कैब के, वो कोर्ट में चले गए हैं। यानी हर जगह पे अपना अपना एक कानून इन्होंने बनाया हुआ है। ये आपने एक 13 रुकनी एक अपना बनाया हुआ है, बड़ा सवालनामा भी कि आपको इस 13 रुकनी जो चीज़ें हैं जिसमें प्री क्वालिफिकेशन है, 5% परफॉर्मेंस गारंटी है, उसके बाद डिपार्टमेंट मट्टी की कीमत नहीं देता, किसी प्रोजेक्ट के जब तक फुल फंड ना हो टेंडर कॉल ना किया जाए। आपके प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन साहब आए थे, ये जो पिछले दिनों महंगाई का तूफान आया उसमें 50% से लेके 100% तक महंगाई हुई है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने किया, हमें रिलीफ दिया है कि 10% उन्होंने कहा कि हम आपको प्राइस वेरिएशन देते हैं। 10% टोटल लागत जो है ना उसकी 10%, हमने वो भी कबूल किया, लेकिन KPK में वो नहीं दे रहे। वहाँ पे सिंध में दे रहे हैं, सिंध में भी, सिंध में तो सुने पैसे दे देते हैं, काम करे ना करें। सर पता है क्या है, बात वही आ गई कि हमने ये सोच लिया है कि हमने पता नहीं मरना नहीं, या हमने आगे जवाब नहीं देना। लेकिन घुमन साहब एक सवाल तो बनता है, एक्सीएन अगर इसमें मुलव्वस है, MNS मुलव्वस हैं, तो काली भेड़े तो हर डिपार्टमेंट में होती हैं, आप में भी कुछ लोग होंगे जो उनके साथ मिली भगत करके पहले खुद ऑफर करते होंगे। जी बिल्कुल होता है। अगर हम ऑफर नहीं करता, हम कंपटीशन करते हैं, टेंडर ले लेते हैं, तो कोई भाई का लाल उस MNA के या उस MP के हल्के में काम करके तो दिखाए, वो काम ही नहीं करने देंगे, फिर क्या करेंगे आप? यानी आप कंपटीशन में टेंडर लें तो MNA MP रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। तो आपकी पूरी एसोसिएशन है यकजा होके आप कहीं पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, CM के पास जाएं। हम तो एहतजाज कर रहे, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब तक हम रोड्स पे नहीं आते, रोड ब्लॉक नहीं करते, कोई सुनता नहीं है। अभी मैं चंद पॉइंट आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा ये रिपोर्ट आई है इनकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सही है, मैं इसको ऑन करता हूँ। करप्शन है, ये कहना कि नहीं है गलत होगा, करप्शन है। अब महंगाई जो इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन का एक चक्कर चलाया हुआ है, जहाँ से करप्शन अब शुरू होने लगी है। बताऊँ, ये 20-20 करोड़ के काम पे प्री क्वालिफिकेशन करते हैं, वहाँ पे मखसूस ठेकेदारों को बुलाया जाएगा, उनको प्री क्वालिफाइड किया जाएगा। जिनके पास पाकिस्तान जिनके अफसर का लाइसेंस है या बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो महकमे के पसंद नहीं आएगा, वहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हालांकि पेपरा ये कहता है कि उस जगह पे प्री क्वालिफिकेशन करें जो कि बड़ा ख़ास नेचर का आपका काम है, लेकिन ये 20-20 करोड़ पे कर देते हैं प्री क्वालिफिकेशन। इसके खिलाफ भी हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये काम आप ना करें। दूसरी देखें चीज़ है कि 5 करोड़ का जब पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था ना राणा साहब, उस वक्त हमसे 5% ये गारंटी लेते थे, इंश्योरेंस गारंटी, ठीक है, कि ये काम सही करेंगे। अब उस वक्त का 5 करोड़ आज के 50 करोड़ के बराबर है, लेकिन इन्होंने फिर वही 5 करोड़ ही रखा कि 5 करोड़ भी हुए, आप हमें जी गारंटी दें। ये खुद नहीं कुछ करने देते, छोटे ठेकेदारों को तो उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन पॉलिसियों की वजह से। अब कहते हैं, अब ऑडिट पैरे की बात कर ले जी, ऑडिट होता है हमारा, प्री ऑडिट हो गया, अब उसके बाद ऑडिट वाले आ जाते हैं, हमारे पैरे पड़ते कहते हैं ये आपकी कटौती करें। भाई भारी कटौती क्यों करें, पहले आप हमारा प्री ऑडिट कर चुके हैं, अब हमारी कटौती क्यों करें? हालांकि कोर्ट ने भी फैसला दिया कि इनकी कटौती आप ना करें, लेकिन क्या कहते हैं ब्लैकमेल करना जी, इनकी कटौती कर लेना जी, इनका ऑडिट पैरा बढ़ गया। फिर हम ये कहते हैं कि जब तक आपके पास फंड्स नहीं, आप टेंडर्स ना लगाएं, लेकिन अफसोस ये टेंडर लगा देते हैं, 3-3 साल स्कीमें खत्म नहीं होती। अब इन्होंने कानून बनाया कि 2 साल अगर फंड नहीं आएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया। आप भी तो पूल करते हैं ना जी, आपस में ठेकेदार भी तो पूल करते हैं ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा करप्शन का घर है ना जी। सर पूल मैं बताऊँ, अब महकमा क्या कहता है कि कंपटीशन हो, रेट कम से कम कॉन्ट्रैक्टर दे, लेकिन उसका नुकसान देखे रान साहब, बाहर आप चले जाए किसी मुल्क में, वहाँ जो उनका जो एस्टीमेट है, अगर उसे आप 10% रेट कम देंगे तो वो 10% से ज़्यादा रेट ब्लो करेंगे, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
सही। हम ये कहते हैं अच्छे रेट और अच्छा काम। अच्छे जब रेट अच्छा आपके अच्छे जब नहीं होंगे, आप रेट अच्छा नहीं देंगे, ऊपर किकबैक्स भी वसूल करेंगे, फिर मटेरियल किस तरीके का लगेगा, फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये मजमूई तौर पे हमें बेहतरी की तरफ गामजन होने के लिए। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह घुमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।